चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि सभी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर दो पी और क्यू बिंदु है और ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर है। तो प्रदत्त जो संबंध आ रहा है वो एक तुल्यता संबंध है और इसमें एक सेकंड पार्ट भी है कि पी इज नॉट इज इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर गुजरने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले बात क्या है कि आपको एक संबंध क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो आपको संबंध क्या दिया है, यहाँ पर एक आर दिया हुआ है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेट दिया है। देखिए क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है आर और उसके अंतर्गत क्या वो बातें हम लिखते हैं। P, Q सच डैट बोल रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, दिखाना है कि जो संबंध एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी निकालना है तो उसको भी देखेंगे। तो पहले दिया क्या है, बोल रहा है कि आर जो है ना पी और क्यू, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, मतलब एक पेयर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि पी जो है ना पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की भी मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या है, सेम है। मान लो यहाँ पर अक्ष लेकर चलते हैं समझने के लिए। ये आपका अक्ष हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है, तो बोल रहा है ये केंद्र आपका वो है, तो बोल रहा है कि मूल बिंदु से P की दूरी, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु Q है, वो भी बोल रहा है कि मूल बिंदु से Q की भी दूरी आपस में क्या समान है। मतलब यहाँ पर ये OP बराबर किसके है, OQ के। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी की आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। ठीक है ना, यानी ये OP बराबर हो जाएगा किसके, OQ के। ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए पहले ये इसको तुल्यता संबंध दिखाना है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य मान लीजिए कि P है, P बिंदु आपका है तो P पर ही चेक करेंगे क्योंकि स्वतुल्य में स्वयं के बराबर चेक करते हैं। तो P, P तो सच डेट आपका भाषा बन जाएगा क्या कि मूल बिंदु से P की दूरी अब बराबर हो जाएगा मूल बिंदु से P की दूरी, यानी यहाँ से हो जाएगा OP अब बराबर OP। यानी मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से P की दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि दोनों बिंदु यहाँ पर P ही है, यहाँ भी P और यहाँ भी P, दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये वाला स्वयं के स्वयं से क्या संबंध बना दे रहा था। लिख देंगे आप चूंकि P, P बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, अतः यह स्वतुल्य है। अब इसका दूसरा शर्त चेक करते हैं, समित चेक करते हैं। समित में मान लीजिए दो अवयव P और Q उठा लेते हैं, इसको उलटने के बाद भी R के अंतर्गत ही आनी चाहिए। तो P, Q उठा लेते हैं। ठीक है, और जब P, Q उठाएंगे तो मूल बिंदु से P की दूरी OP हो जाएगा और मूल बिंदु से Q की दूरी हो जाएगा OQ। तो इसको उलटने के बाद भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाइए, यहाँ OQ को पहले कर लेते हैं और OP को बाद में कर देते हैं। तो इसके अनुसार समझ, यहाँ देखिए पहले P था तो OP हो गया, बाद में Q था तो OQ हो गया, मूल बिंदु से दूरी हो गया आपका। तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा ये Q, P भी बिलोंग्स करेगा किससे, R से। कैसे, क्योंकि OQ है तो पहले Q आ जाएगा फिर P आ जाएगा। तो ये आपका उसी के अंतर्गत आ रहा है ना, इसी को क्रिया करने के अंतर्गत आ रही है। तो इसका मतलब Q, P भी बिलोंग करेंगे किससे, R से। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, अतः यह सम्मित है। तो इस तरह से आपने दो पार्ट इसका चेक किया, स्वतुल्य, समित। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रामक। जरा सा संक्रामक में चलते हैं। संक्रामक में 3 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। तो यहाँ भी 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं। माना कि P, Q और S ले लेते हैं। P, Q, S बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, उसी का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पर मान लीजिए P और Q बिलोंग्स करते हैं किससे, बिलोंग्स करते हैं R से। तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी समान हो जाएगी दोनों की, OP बराबर हो जाएगा OQ। तथा अब क्या उठाते हैं, Q, S उठाते हैं, Q, S। तो ये इनकी भी मूल बिंदु से दूरी आपस में समान होगी क्योंकि R से बिलोंग करके चल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा OQ अब बराबर हो जाएगा OS।
तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि जो OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है, तो ये OP भी बराबर हो जाएगा किसके, OS के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए OP का मान कितना OQ है और OQ का मान कितना OS है, तो OQ का मान यहाँ पर OS रख देंगे, तो OP बराबर हो जाएगा OS। तो इसलिए यहाँ से OP हो गया तो पहले P हो जाएगा, अब फिर कोमा क्या हो जाएगा S, तो P कोमा S भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। कहने का मतलब क्या है कि P कोमा Q बिलोंग्स किया, P कोमा Q बिलोंग्स किया R से, फिर Q कोमा R बिलोंग्स किया किससे, R से। P कोमा S सॉरी यहाँ पर देखिए P कोमा किससे है, P कोमा Q बिलोंग्स किया R से, ठीक है ये दोनों। फिर यहाँ पे एक बिंदु R लेंगे तो Q कोमा R नहीं S लेकर चलिए, Q कोमा S बिलोंग्स करेगा R से, तो आपको P कोमा S भी बिलोंग्स करनी चाहिए R से। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला, जब P Q उठा लिए तो ये यहाँ से क्या दूरी बोला है, ये संबंध के अनुसार कि मूल बिंदु से दूरी आपस में समान है, तो OP बराबर OQ हो गया। जब QS उठा लिए तो OQ बराबर OS हो गया, तो यहाँ से OP बराबर हो जाएगा किसके, OS के, और इससे शर्त निकल जाएगा P कोमा S बिलोंग्स करेगा किससे, R से। अतः यह संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। जब तीनों हो जाएगा स्वतुल्य, समित और संक्रामक हो जाएगा, तब ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। लिख देते हैं इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो सेकंड पार्ट क्या है जरा सा देखते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड पार्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड पार्ट दिया है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु P इज नॉट इक्वल 0 से संबंधित एक ऐसे वृत्त की रचना करिए, एक ऐसे वृत्त की रचना करिए। चलिए यहाँ पर चित्र बनाते हैं, जरा सा इसका इमेज देखते हैं। यहाँ पर भी चित्र आपको बना दिया गया, फिर भी यहाँ पर देखते हैं समझते हैं। ये आपका x डैश y डैश, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P जो है ना इज नॉट इक्वल 0 है, मतलब P मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करिए, ठीक है। तो एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है इसका केंद्र मूल बिंदु है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु P ले लिए, ठीक है, यहाँ पर बिंदु Q ले लिए, यहाँ पर बिंदु R ले लिए, यहाँ पर बिंदु S ले लिए। ऐसे करते करते बहुत सारे यहाँ पर बिंदु लेंगे आगे चलकर। अब सोचिए कि सबकी दूरियां आपस में समान है ना मूल बिंदु से, इसकी भी दूरी आपस में क्या है, समान है मूल बिंदु से। आप कहें ना इसकी भी दूरियां मूल बिंदु से आपस में क्या समान है, इसकी भी दूरी आपस में समान है, इसकी भी दूरी आपस में क्या है, समान है। तो ये सब मिलकर किसकी रचना करेंगे, ये सब मिलकर एक वृत्त की रचना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना भी बिंदु लेंगे वो सब मिलकर किसकी रचना करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे। अब वृत्त की रचना करेंगे तो उसका मूल बिंदु क्या बन रहा है, 0 0, मतलब उसका केंद्र क्या बन रहा है, 0 0, यानी उसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, जहाँ पर P देख सकते हैं इज नॉट इज इक्वल 0 है। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे P और Q लिए थे तो मूल बिंदु से दूरी आपस में उनका क्या था, समान था, ठीक है ना। मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या था, समान था। तो यहाँ पर जितना भी बिंदु लेंगे सबकी दूरी आपस में क्या होगी, समान होगी। तो जितना भी बिंदु लेंगे वो सब एक मिलकर क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है जिसका केंद्र O है। और यहाँ पर P इज नॉट इज इक्वल 0, मतलब P का जो मान है वो 0 0 नहीं होगा, क्योंकि P केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक ऐसा वृत्त है, यह एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और जहां ये भी शर्त लीजिए, और जहां P इज नॉट इज इक्वल 0,0, मतलब P मूल बिंदु आपका नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रश्न संख्या 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R एक संबंध दिया है। इस प्रकार दिखाना है कि एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर इसमें भी 2 पार्ट दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले रिलेशन क्या दिया, समुच्चय A में आपको एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन क्या दिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिया हुआ है T1, T2, ठीक है। यहाँ पर शर्त यह है कि T1 T2 के समरूप है, T2 के समरूप है। तो दिखाना है कि R एक तुल्यता संबंध है। उसको सेकंड पार्ट भी उसको भी बनाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए, पहले ये जो आपको संबंध दिया है कि रिलेशन जो R है आपका वो T1 T2 एक पेयर दिया हुआ है, जिसमें बोला है T1 T2 के समरूप है, त्रिभुजों का एक समुच्चय लेकर चला है, ठीक है। अब देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब रूप है, मतलब जो हर तरह से बराबर हो वही क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो यहाँ पर T1 किसके समरूप है, T2 के, इसका मतलब T2 भी किसके समरूप होगा, T1 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला शर्त चेक करते हैं स्वतुल्य में। मान लीजिए अगर T1 उठाते हैं
अगर यहाँ पर T1 उठाएंगे तो अगला एलिमेंट्स भी क्या उठाना पड़ेगा, T1 ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्वतुल्य में स्वयं के बराबर जांच करते हैं। तो T1 उठाएंगे तब यहाँ पर हो जाएगा T1 किसका समरूप हो जाएगा, इस भाषा के अनुसार T1 का समरूप है। तो क्या सही होगा कि नहीं, कोई भी वस्तु अपने आप के क्या होती है, समरूप होती है। मैं भी अपने आप के समरूप हूँ, आप भी अपने आप के समरूप है। तो T1 उठाएंगे तो T1 के समरूप है, इसका मतलब ये शर्त सही हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि T1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, अतः यह स्वतुल्य है। अब दूसरा शर्त चेक करते हैं किसका, अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा शर्त चेक करते हैं सममित का। अब देखिए मान लीजिए कि T1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, T2 से, तब भाषा क्या बन रहा है कि T1 समरूप है किसके, T2 के, ये ना बन रहा है कि जब T1, T2 दिया है तो बोलेगा T1 समरूप है किसके, T2 के, ये समरूप का सिंबल है। तब एक काम करते हैं, इसको उलट देते हैं, या करिए, जब सोचिए T1 T2 का समरूप है तो T2 भी किसका समरूप होगा, T1 के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं T2 समरूप हो जाएगा T1। तो यहाँ पर चूंकि निकल जाएगा ये T2 और T1 बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, R से, क्योंकि इसको इसी को उलटने पर आपकी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जब T1, T2 एक पेयर दिया हुआ है तो T1 समरूप हो गया T2 के, तो इसका मतलब T2 भी किसका समरूप है, T1 के। तो इसको या ये भी लिख सकते हैं T2 समरूप T1, तो इसी से आपका निकल गया T2, T1। तो आपका शर्त ही होता है जब T1, T2 से आपका इसको उलटने वाला पेयर आ जाए T2, T1, तो वो हो जाएगा आपका सममित संबंध हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः यह सममित है। अब चलो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा में 3 आपको एलिमेंट्स लेकर चलना पड़ता है। तो मान लीजिए कि T1, T2, T3 बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय A से। आपको समुच्चय A दिया है ना, अब इसलिए यहाँ पर पेयर बनाएंगे, T1, T2 का पेयर बनाएंगे। यदि R से बिलोंग्स कर रहा है तब यहाँ पर पेयर बन जाएगा कि T1 समरूप है किसके, T2 के, ठीक है। तथा अब मान लीजिए T2, T3 उठाकर चलते हैं, तब इसके अनुसार भाषा ये हो जाएगा कि T2 समरूप है किसके, T3 के। तो अब ये बताना है कि T1 T3 के समरूप होगा कि नहीं। अब आप ही सोचिए, T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो क्या T1 T3 के बराबर नहीं होगा, होगा। समरूप को बराबर लेकर चलना, ठीक है ना। T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो इसका मतलब है T1 भी किसके समरूप होगा, T3 के। तो लिख सकते हैं कि T1 समरूप क्या हो जाएगा, T3। तो चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यही लिखिए। या चूंकि ये T1, T3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। T1, T3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एक संक्रामक संबंध है। तो अतः यह संक्रामक है, ठीक है। अब संक्रामक हो गया तो ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी हो गया। इसलिए कौन सा संबंध हो गया, ये आपका एक तुल्यता संबंध है। तो लिख देते हैं इस प्रकार, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट इसी में है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं इतना वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो ये सेकंड पार्ट है। अब इसके लिए थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं काम करता हूँ इस वाले भाग को, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को मिटका दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट जो है ना, उस पर जरा सा हम लोग गौर करते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। सारे क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखिए तो अब इसका सेकंड पार्ट में हम लोग जरा सा गौर करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। किसका क्वेश्चन नंबर किसका चल रही है, 12 का सेकंड पार्ट हम लोग चल रहे हैं, सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि T1 एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दिया है, T1 त्रिभुज की भुजा, T1 त्रिभुज की भुजा क्या क्या 3, 4, 5 है। अब बोले T1 पर भी विचार करना है, T2 पर भी विचार करना है, T3 पर विचार करना है। तो T1 त्रिभुज की भुजा है 3, 4, 5, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो इसका कर्ण क्या है आपका 5 है। तो T1 त्रिभुज की भुजा कितनी है, 3, 4, 5 है, जिसका कर्ण 5 है। तो T1 पर विचार कर लिया। अब चलते हैं तथा T2 पर चलते हैं। T2 त्रिभुज की भुजा देख सकते हैं। T2 त्रिभुज की भुजा क्या क्या दिया है, T2 त्रिभुज की भुजा दिया है 5,
12 और 13 है। अब सोचिए इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा 13, जिसका कर्ण 13 है, ठीक है। और T3 पर विचार करते हैं, और T3 त्रिभुज की भुजा, और T3 त्रिभुज की भुजा कितना दिया है देख सकते हैं, 6, 8, 10, 6, 8, 10 है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जिसका कर्ण 10 है। तो इस प्रकार में T1 पर विचार कर ले जिसका कर्ण 5 निकला, T2 पर विचार कर ले जिसका कर्ण 13 निकला, और T3 पर विचार कर ले जिसका कर्ण 10 निकला। तो अब इसमें आगे भी बोल रहा है कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है ये बताना है, ठीक है ना। अब इसमें संबंधित ढूंढना है कि कौन एक दूसरे से संबंधित है। तो T1 का T2 से चलते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर T1 और T2 में, इसमें क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात करके देखते हैं। T1 और T2 में इनकी भुजाओं करते हैं 3/5, ठीक है ना। 3/5 इज नॉट इज इक्वल हो रहा है 4/12 इज नॉट इज इक्वल 5/13। क्या इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब T1 T2 संबंधित नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः T1 T2 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब आगे चलते हैं तथा ये भी देखते हैं, अब T1 का T3 से देखते हैं कि इनके अवयव एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। लिखते हैं T1 और T3 से, T1 और T3 से चलते हैं, जैसा देखते हैं इनमें अवयव संबंधित है कि नहीं। देखते हैं एलिमेंट्स इनका 3 और 6 है, करते 3/6 इज इक्वल 4/8, 4/8 इज इक्वल 5/10। अब इनके एलिमेंट्स को काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इसलिए आपको क्या मिल रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इनके सारे अनुपात जो है ना, मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना, वो आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब अतः T1 T3 से क्या है, संबंधित है। T1 T3 से संबंधित है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, क्लियर हो गया।